नमस्कार। सवाल देश का विद्रोहित रोहन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का परवान चढ़ा हुआ है और सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडे के साथ मैदान में उतर चुके हैं। अभी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि मोदी जी जहां भी भाषण देने जा रहे हैं वहां पे वो एक मुद्दा तो जरूर ही उठा रहे हैं, चाहे मोदी जी हो या जेपी नड्डा हो या जो भी बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं। वो एक इल्जाम लगा रहे हैं कि मुस्लिम लीग का जो एजेंडा था 1936 में, सेम एजेंडे को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको समझाना चाहूंगा। कोई भी सैटेलाइट चैनल और कोई भी एंकर आपको खुल के इसके बारे में नहीं बता पाएगा, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस को फॉलो करने होते हैं। सारे चैनल्स के अपने अपने एजेंडे होते हैं, सारे एंकर्स का भी पर्सनल एजेंडा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं खुल के आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिर में मोदी जी ये इल्जाम लगा क्यों रहे हैं। वो बता तो नहीं रहे हैं पूरा का पूरा कि खेल क्या है इस मुस्लिम लीग वाले मैनिफेस्टो का। तो हम आज इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मोदी जी और जेपी नड्डा कांग्रेस के 2024 के मैनिफेस्टो को क्यों कंपेयर कर रहे हैं मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो से। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत की आज़ादी की लड़ाई को समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय भारत अपने आज़ादी पाने के अंतिम चरण में था, तो मुस्लिम लीग को मुसलमानों की पार्टी मानी जाती थी और कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी मानी जाती थी। उस समय 1936 में मुस्लिम लीग ने 3 एजेंडा को अपने मैनिफेस्टो में डाला था। पहला एजेंडा था शरीयत एक्ट को लाने का, जिसको बाद में उसका नाम रख दिया था मुस्लिम पर्सनल लॉ। दूसरा एजेंडा था बहुसंख्यकवाद को अपोज करने का, यानी कि जो मेजोरिटी है उसको रिजेक्ट करने का, उस थ्योरी को रिजेक्ट करने का। और तीसरा जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डिमांड रखा था कि मुस्लिम बच्चों को स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। और ये तीनों चीज सेम एज इट इज जो है कांग्रेस ने उठा लिया है अपने मैनिफेस्टो में। और यही कारण है कि मोदी जी इसको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे हैं। बात इतना ही पे खत्म नहीं होता है, इसमें और भी बहुत सारे हिडन एजेंडा डाले हुए हैं। जैसे आपको पता है कि टेररिज्म को जम्मू कश्मीर से खत्म करने के लिए 370 को हटाया गया था। अब ये बोल रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाऊंगा और फिर वहां पे जो है लोकल वोटिंग होगा और पता नहीं क्या क्या वो बता रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्टली जो है वो 370 के संशोधन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि वो मुसलमानों को अधिक आरक्षण देना चाहते हैं। तो जो आरक्षण का जो लिमिट है 50%, यानी कि 50% जनरल और 50% में आरक्षण, उसकी सीमा को भी हटाने की बात कर रहे हैं। और ये कोई उन्होंने अगला डिमार्केशन नहीं दिया है कि 50% से बढ़ा के क्या करेंगे। क्या ये 60% पे रुकेगा, 70% पे रुकेगा, 80% पे रुकेगा, कितने पे रुकेगा पता नहीं। जातिवादी जनगणना होगी, ये भी एक मैनिफेस्टो का हिस्सा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उन्होंने मैनिफेस्टो में ऐसी चीजें डाली हुई हैं, कुछ खुल के कुछ हिडन, जिसकी वजह से बीजेपी इसको जो है मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल सत्यप्रकाश जी से है। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो और भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि एमएसपी देने की बात कर रहे हैं, युवाओं को ट्रेनिंग और 1 लाख रुपए रोजगार के लिए देने की बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। उसको ना देखकर ये 3-4 पॉइंट को उठा लेना और इसको मुस्लिम लीग का एजेंडा बता देना कांग्रेस का, आप कहां तक इसको सही मानते हैं? देखिए रोहित जी, जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, पॉलिटिकल पार्टियां तो पिछले 70 सालों से मैनिफेस्टो बनाती आ रही है और कांग्रेस पार्टी तो इसमें सबसे आगे है। और मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी हुई है, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि सामाजिक न्याय की बात होगी, रोजगार की बात होगी, टैक्स सुधार की बात होगी, SC ST OBC सुधार की बात होगी।
इन सब विषयों को भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही है। और रही बात की मुस्लिम लीग से कनेक्ट करने की, तो कुछ चीजें ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी की, आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी एक विशेष आइडियोलॉजी को बहुत अधिक सपोर्ट करती है। तो कांग्रेस पार्टी ने वही किया जो 70 वर्षों से कांग्रेस पार्टी करती आ रही थी। इसमें कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें कोई नई चीज लिखी हो, और ये सबको पता है। आप कांग्रेस पार्टी की जितनी भी मैनिफेस्टो देखेंगे, आप जो 48 पेज का इनका मैनिफेस्टो है, जिसको न्याय पत्र इन्होंने कहा है, उस न्याय पत्र में एक तरफ तो आप इक्वेलिटी की बात करते हैं, एक तरफ आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किसी विशेष समुदाय को तरजीह देने की बात करते हैं। तो ये फिर इक्वेलिटी कहाँ होगी? ठीक है, सामाजिक न्याय का मतलब है सभी को न्याय। और अगर इक्वेलिटी की आप बात करते हैं, आपने टेररिज्म पे अपने न्याय पत्र में लिखा हुआ है, तो आतंकवाद को हटाने के लिए ही कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी। आतंकवाद को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेना वहां पे बढ़ाई गई है। आतंकवाद को न्यूट्रलाइज करने के लिए एनआईए को पावर दिया गया। आतंकवाद को न्यूट्रलाइज करने के लिए बीएसएफ को पावर दिया गया। तो वो सारी चीजें हैं जो बीजेपी पिछले 10 साल में करके दिखाई है, और कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रही है कि मैं इन विषयों पे सुधार करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुस्लिम लीग से कनेक्ट कर देना, ये तो राजनीति है, यहाँ पे हर पार्टियों का अपना अधिकार है। लेकिन जब बातें ऐसी होगी कि किसी विशेष समुदाय के लिए कोई पार्टी घोषणा पत्र में लिखेगी, क्योंकि देखिए ये मेजोरिटी का देश है, ये बहुसंख्यक का देश है, ये मानना कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी गलती है कि पहले तो उन्होंने राम को नहीं माना जो कण कण में है। अब दूसरी क्या है कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस देश में बहुसंख्यक को आप चिढ़ा रहे हैं। अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो बहुसंख्यक को आप एक तरीके से चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और मोदी जी इस बात को जानते हैं। तो उनका तो एकदम एजेंडा क्लियर है जी। ठीक है, मैं राजीव खुराना साहब से पूछना चाहता हूँ। राजीव जी, जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ को फिर से री एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है या उसमें सुधार की बात हो रही है, तो पर्सनल लॉ तो ऑलरेडी मुसलमानों को मिला हुआ है भारत में, पहली बात। यानी कि कहीं ना कहीं वो ट्रिपल तलाक और बहुविवाह जिसको मोदी जी ने भारत से कुप्रथा बना के इसको खत्म करने का एक प्रयास किया है, उसको फिर से री एस्टैब्लिश करने या उसमें एडिशन करने की बात हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका मुस्लिम लीग से क्या लेना देना है? पहली बात तो ये है कि इसको ऐसे समझें, मैनिफेस्टो बताने के लिए होते हैं, एक स्लोगन होते हैं जो हर बार गरीबी हटाओ, ये हटाओ, वो करो, हम ये करेंगे, सामाजिक न्याय, कोई नहीं करता। मैनिफेस्टो में जो होती है वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती। लेकिन कांग्रेस के कृत्य देखो आप, कांग्रेस के कृत्य ये है कि इन्होंने सबसे बड़ा शाबानो केस के बाद इन्होंने जो काम किया वो एक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग वाला एक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। आप इनके देखो कम्युनल लॉ जो लाए वो नहीं ला पाए, लेकिन उसमें उसको आप एक बार आप पढ़ तो लें। जो भी बहुसंख्यकवाद को वो कैंसिल करने वाली बात थी। मैं फिर दोबारा आता हूँ खुराना साहब आपके पास। संकेत जी, अभी बहुत सारे मुस्लिम प्रवक्ता और दूसरे पार्टी के लोग भी अब बोलने लगे हैं कि राहुल गांधी जो बीच में सेकुलर और थोड़ा सा हिंदू बनने की जो कोशिश कर रहे थे, उस भ्रम से वापस निकल गए हैं और कांग्रेस वापस पुराना कांग्रेस बनने जा रही है, जैसे उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह को इम्प्लीमेंट करते समय, ट्रिपल तलाक को इम्प्लीमेंट करते समय और भी चीज़ों में जिस तरीके से मुसलमान को उन्होंने तरजीह दिया और वक्फ बोर्ड एस्टैब्लिश किया। यहाँ तक कि जब 2014 में लास्ट दिन 5,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड को मनमोहन सिंह ने ट्रांसफर किया था, एक तरीके से घूस दिया था मुस्लिम वोट को लेने के लिए। लेकिन ये तो पास्ट की बात है, आज तो प्रोग्रेसिव इंडिया की बात हो रही है। उसमें मोदी जी का ये बयान कि भाई कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, इसको कैसे माना जाए? आपका इस पे क्या तर्क है? देखिए, बिल्कुल मोदी जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग का ही चार्टर के समान है, वैसा ही है जैसा
उसमें उसी की छाप है जो मुस्लिम लीग जैसा कहा करती थी। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं इसके पीछे कुछ कारण हैं जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें इन्होंने कहा है ट्रिपल तलाक, और मुस्लिम लीग भी कहती थी ट्रिपल तलाक के बारे में। तो ये सब चीजें जो है वो मतलब आप क्या ट्रिपल तलाक को वापस लाना चाहते हैं? आप हलाला को वापस लाना चाहते हैं? आप समाज में डिवाइड पैदा कर रहे हैं। और बार बार एक बात हो रही थी कि कांग्रेस ने, जैसा वो आजादी के बाद से करती आई है, जो उनका पुराना स्टाइल था, मैं कह रहा हूँ पुराना स्टाइल ये आज का नहीं है, ये तो 1921 का है। मोपला में जब दंगे हुए थे, तब 1921 में, तब गांधी जी ने वो सपोर्ट करा था शुरू में उन दंगों को। आपको पता है कि नहीं? वो ब्रिटिश अपराइजिंग करके उन्होंने नाम दिया था, और गांधी जी ने सपोर्ट करा था। बाद में जब वहां अच्छा खासा हिंदू मारा गया, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, और विड्रॉ उन्होंने कुछ नहीं करा, वो स्वयं अलग हो गया उससे, अर्थात हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो यहाँ सबसे बड़ा एक प्रश्न जो उठता है वो ये है कि क्या भारत में हिंदू अपने ही देश में राजनीतिक तौर पर अनाथ है? ये प्रश्न है ठीक है। जो ठीक है, कांग्रेस को मैं जवाब देना पड़ेगा। फिर आता हूँ पहली आप चीज। मैं जी। आता हूँ फिर अभी बहुत सारे डिस्कशन बाकी है। सत्य प्रकाश जी, जब 2014 का इलेक्शन कांग्रेस हारी थी तो ए के एंटोनी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। जब उस कमेटी का रिपोर्ट आया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 2014 में जिस तरीके से कांग्रेस इलेक्शन लड़ी थी, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है, और एक कम्युनिटी की तरफ ज्यादा झुकाव होने की वजह से मोदी जी को एक बेनिफिट मिला, एक एज मिला, और जिसकी वजह से कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। लेकिन रोहित उसका जी, कोई सुधार ना इनका 2019 में हुआ ना 2024 में दिख रहा है। ये आज भी राम के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि आपने बताया। ये आज भी मुस्लिम लीग और मुसलमानों के तुष्टीकरण से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए रोहित जी, आपको याद होगा कि 2014 में कांग्रेस की प्रमुख लीडर और जो सब कुछ है, सोनिया गांधी गई थी शाही इमाम से मिलने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल गई थी। और शाही इमाम ने एक फतवा जारी किया था कि मुसलमान जो जो अकलियत के लोग हैं वो कांग्रेस को वोट करेंगे। अब इसको बिल्कुल। आप दूसरे नजरिए से देखिए, फतवा जारी किया गया माइनॉरिटीज के लिए, लागू हो गया किसके लिए? हिंदुओं के लिए। लागू, ये चीज लागू हो गई भाजपा के वोटर्स के लिए और भाजपा के लिए। हिंदुओं के लिए वो लोगों को एकत्रित ये हो गए। बात समझ में आ गई कि ये फतवा अगर जारी कर सकते हैं, अगर जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप बात करते हैं, अब मैनिफेस्टो से ही इस बात को आप कनेक्ट कर लीजिए कि इन्होंने सामाजिक न्याय और न्याय में सुधार की बात की है। तो जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आप एक सेकुलरिज्म की जब बात करते हैं, जब संवैधानिक व्यवस्था के तहत बात करते हैं, तो आपको सबके बारे में बात करनी होगी, आपको दलितों के बारे में बात करनी होगी, आपको जैनियों के बारे में बात करनी होगी, आपको सिखों के बारे में बात करनी होगी, आपको ठीक है। वैसे इलाकों के बारे में बात करनी होगी जहां आज भी विकास की नहीं पहुंच पाई है। जो आप देखिए ना, आज भी मैनिफेस्टो में 70 साल के बाद भी कांग्रेस पार्टी कह रही है मैं सबको खाना दूंगा, हर घर में बिजली पहुंचाऊंगा, हर घर में पानी दूंगा। तो जल पहुंचाऊंगा। 70 वर्षों में ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, और क्या 5 वर्षों में आप ये काम कर देंगे? अब जनता बहुत समझदार हो गई। अब जो है ना, नेटिजन का जमाना है। अब जनता देखती है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है, और जिस पार्टी और जिस नेता की छवि उसके मन में बैठ जाती है, जनता उसी को वोट देती है। अब आप कोई भी मैनिफेस्टो जारी करे, आपके लिखने और आपके अच्छी अच्छी बातें सुन के कोई वोट नहीं देगा। जनता कैलकुलेट करता है कि कौन हमारी दिल की बात कर रहा है, कौन राष्ट्र एकता की बात कर रहा है, कौन विकास की बात कर रहा है, ठीक है। कौन युवाओं को मैं आता हूँ रोजगार की बात, दोबारा इन आपके पास सब। आता हूँ। जी दोबारा आपको खुराना साहब, अभी मोदी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो चले गए थे राम मंदिर देखने के लिए, और राम मंदिर के उद्घाटन में भी कुछ चले गए थे, बाद में भी वो चले गए थे राम मंदिर देखने के लिए, और उनको कांग्रेस ने 1.5 साल के लिए अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया। तो क्या ये मोदी का विरोध है कि राम का विरोध है? ये तो राम का देश है ना भारत। आप ना पहले ये झगड़ा क्या है, ये जो हिंदू मुसलमानों के वोटों का झगड़ा है क्या,
देखिए, मुस्लिम वोट इकट्ठे होके वन साइडेड डिसाइड करते हैं, जो फसाद की जड़ है। मैं रूट की बात कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। वो कहाँ से ऑपरेट होते हैं, उनको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं, उनको कोई किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। उनको जो इमाम बोलता है, जो मौलाना बोलते हैं, जो उनके लीडर बोलते हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं, वो जो बोलते हैं उस हिसाब से ये जाते हैं वोट डालने। छुट्टी करके दिल्ली में फैक्ट्री से एक मजदूर रोजाना वाला बिहार जाके वोट डालने जाता है कि मेरी कम्युनिटी का है, मुझे ये कहा गया है तो मुझे जाना है, और वापस आता है। हिंदू यहाँ होके भी सामने पोलिंग बूथ पे नहीं जाता। डेमोक्रेसी का मतलब ये कम्युनिटी पूरा नहीं समझी, इसलिए इस कम्युनिटी को भेड़े बना रखा है सबने। सब इन भेड़ों को अपनी तरफ हाँकना चाहते, क्योंकि ये तो सोचते ही नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब है कि रूट, इसलिए उनकी यूनिटी दिखती है, उस यूनिटी के चक्कर में हर बंदा मुस्लिम वोट पाने के चक्कर में रहता है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। डॉक्टर अविरल जी, आपका स्वागत है। थोड़ा लेट से आप ज्वाइन किए हैं। जो आज का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि जो मोदी जी ने इल्जाम लगाया है कांग्रेस के ऊपर कि उनकी जो मैनिफेस्टो है वो ऐसा लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, और जिस तरीके से वो दोबारा पर्सनल लॉ को एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की, या 370 में संशोधन का इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से ट्रिपल तलाक और हलाला और बहुविवाह को दोबारा से एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये 1936 में जो जिस तरीके से मुस्लिम लीग भारत के लोगों को, भारत के मुसलमानों को एक प्रलोभन दे रही थी, वैसे ही कांग्रेस इसको प्रलोभन की तरह इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल। देखिए, 60 सालों तक इस देश के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने राज किया, उसके बावजूद भी इस देश का बिल्कुल विकास नहीं किया, केवल और केवल घोटाले करने का ही एकमात्र कार्य किया। और जहां तक कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात है, ये इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये अपना मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं, ये कहते हैं हम इस देश में सुधार करेंगे। तो 60 साल तक इन्हीं की सरकार थी, जितने मैनिफेस्टो इन्हें इंप्लीमेंट करने थे पूरी छूट थी, कितने भी करते। और इनके मैनिफेस्टो में क्या था, इन्होंने किया क्या, इनके उद्देश्य क्या थे, इनका मॉडल क्या था? इन्होंने इमरजेंसी लगाई, और 1971 में गरीबी हटाओ की बात किया करती थी इंदिरा गांधी। तो 1971 में उस समय गरीबी हटाने की बात कर रही थी इस देश की। उस समय वो गरीबी इंदिरा गांधी हटा चुकी लगभग, उनकी सरकार रही। तो मनमोहन सिंह कौन सी गरीबी हटा रहे थे? ये कहते हैं मनमोहन सिंह ने भी गरीबी हटाई, इनके जितने प्रधानमंत्री बने सबने गरीबी हटाई। तो या तो इंदिरा गांधी ने झूठ बोला था या मनमोहन सिंह ने झूठ बोला। ठीक है, एक और क्वेश्चन। तथ्यों से बड़े बात करो, कोई तथ्य मौजूद नहीं है, और ये हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का केवल और केवल कार्य कर रहे हैं। ये हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, ये एक वर्ग का साथ और एक वर्ग के विकास की बात करते हैं, जो कि असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक और सवाल है कि कांग्रेस ने कहा है कि वो मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को दोबारा एस्टैब्लिश करेंगे, यानी कि ये जो मौलाना आजाद छात्रवृत्ति था वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम बच्चों को मिलता था, जिसको मोदी सरकार ने खत्म कर दिया था, और सिर्फ जिसको जरूरत है EWS उनको ही, इकोनॉमिक वीकर क्लास वाले को ही मिलता है ये छात्रवृत्ति। तो ये जो दोबारा से इन्होंने मुसलमानों को प्रॉमिस किया, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक वर्ग की बात कर रहे हैं केवल और केवल। क्या इस देश में केवल मुसलमान ही रहते हैं और कोई धर्म का, किसी धर्म का कोई व्यक्ति इस देश में नहीं रहता? क्या इस देश का नागरिक सिर्फ मुसलमान है? क्या हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है? जैन इस देश का नागरिक नहीं है? बौद्ध इस देश का नागरिक नहीं है? पारसी इस देश का नागरिक नहीं है? इस देश का नागरिक नहीं है? किस प्रकार की ये बात करते हैं? ये केवल इस प्रकार का टाइटल ला रहे हैं जिसपे कि ये वोट मिल सके। ठीक है, मैं दोबारा वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते। हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, और विकास हमने किया है और विकास हम करेंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपके पास दोबारा आता हूँ। मुझे सत्य प्रकाश जी से एक सवाल पूछना है, फिर मैं आता हूँ खुराना साहब आपके पास, फिर मैं चतुर्वेदी जी के पास आता हूँ। सत्य प्रकाश, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में तो खुल के लिख दिया है कि वे बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे, जो इन्होंने एक एंटी बिल लाया था, जो एंटी दंगा बिल जो इन्होंने बोला था लाया था, जो बहुसंख्यक के खिलाफ,
जिसमें दंगा होने पे बहुसंख्यक को ही सजा दी जाएगी, बहुसंख्यक से ही वसूली की जाएगी, किसी अल्पसंख्यक को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एंटी कम्युनल बिल जो ला रहे थे ये उसको इन्होंने खुल के लिख दिया है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो एक तरीके से एंटी कम्युनल बिल लाएंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, एज ए लॉयर, क्या आपको लगता है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और इसको कैंसिल कराया जा सकता है? रोहित जी, आपको याद होगा जिस बिल की आप बात कर रहे हैं वो बिल सोनिया गांधी के द्वारा जो है विशेष सपोर्ट के बाद पार्लियामेंट में लाई गई थी, जिसको बाद में वापस ले लिया गया था विरोध के बाद। और जो इन्होंने अभी 2024 के अपने घोषणा पत्र में बातें लिखी है, उन बातों में अगर आप देखेंगे जो इन्होंने नए कानून लाने की बात की है, 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इन्होंने जुडिशरी में सुधार करने की बात की है। बिल्कुल, वो भी एक बहुत ही इन्होंने कंट्रोवर्शियल सुधार करने की बात की है। इन्होंने ये कहा है कि 3 वर्षों के अंदर हम जजों की अपॉइंटमेंट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा आजादी के बाद पहली बार सारी की सारी बेंच भरी हुई है। अगर ये बात कांग्रेस पार्टी को समझ में होती कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में वैकेंट तो है ही नहीं, तो आप न्यायपालिका में क्या सुधार करेंगे? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो मोदी जी खुद कर रहे हैं कि न्यायपालिका में हम लाएंगे। स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है। 3 कानून तो बदल दिए गए। तो जो आजादी के पहले जो अंग्रेजों की मानसिकता वाली कानून थी, उस कानून को तो बदल दिया गया। अब इनकी जो मानसिकता है कि हमें माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करनी है, तो आपको मैं बता दूं कि भारत में ये चीजें संभव तो फिलहाल नहीं दिख रहा कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती भी है तो ऐसे कानून को पास करवा लेगी। और इस बात की कोई गुंजाइश बनेगी कि कांग्रेस पार्टी इसको बड़ी आसानी से ऐसे बिल को पार्लियामेंट में पास करा ले? कांग्रेस पार्टी ने एक बात और कही है रोहित जी, मैनिफेस्टो की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे डिबेट नहीं हो रही है, कि हम पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारेंगे लेकिन पाकिस्तान अपने आप को सुधारे। आप इस बात की गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगी कि जो इन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने की बात की है, वो इस बात की पुष्टि कर रहा है इनके न्याय पत्र में कि ये 370 हटा के पाकिस्तान से बात करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही संभव नहीं है। इनकी एकदम जो न्याय पत्र है एकदम क्लियर है, कोई इसमें इफ एंड बट वाली चीज ही नहीं है। और रही बात की इसको भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियां जो सहयोगी दल है वो किस तरीके से कौन कौन बिंदु को उठाती है, वो बात का विषय है। लेकिन फिर आता हूं कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं माइनॉरिटी पे आके घिर जाती है। बस वही है कि कांग्रेस पार्टी तो अभी तक अपने कैंडिडेट ही नहीं उतारे। कई सीटें ऐसे हैं मैं फिर आता हूं आपके पास, महीने पहले कैंडिडेट उतार दिया। फिर आता हूं आपके पास। खुराना साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक 47 के बाद, मैं पिछली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें जितने भी विघटन हुए हैं, जितने स्प्लिट हुए हैं, उनके रीजन आप गौर करिए। शरद पवार अलग हुआ कि फॉरेन की जो है वो नहीं बनेगी, इतने जितने घटक बने सबका अपना अपना रीजन था। इवन पूनावाला, ये जो शहजाद पूनावाला है, इसका भी एक रीजन था सब। लेकिन अब जो छोड़ रहे हैं कांग्रेस, उनका रीजन बड़ा क्लियर है कि ये मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुओं के अगेंस्ट जा रहे हैं, राम के अगेंस्ट हैं। ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो हिंदुओं को खत्म करने की, सनातन को खत्म करने की बात। अभी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है प्रमोद कृष्णन और ये गौरव वल्लभ। इनका छोड़ने का रीजन, आप दोबारा आता हूं आपके पास, मुस्लिम लीग वाला। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मैं पहले बोलना चाह रहा था, तब भी वो बीच में आपने मेरे को रोक दिया था। बात ये थी भाई साहब कि मैं कह रहा हूँ जब तक एक व्यक्ति की बात कंप्लीट नहीं हो, बात ये थी, वो बीच में अधूरी रह गई थी कि 1921 में गांधी जी ने जो करा था मोपला में, वो सब जानते हैं। उसके बाद 1975 में जब इमरजेंसी लागू करी अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इंदिरा गांधी ये सेक्युलर गाना गाते हैं। और उसके बाद में जो कांग्रेस की पॉलिसीज 1921 या 1886 से जब से इसका गठन हुआ है, ये उसका सिर्फ एक्सटेंशन है। ये आफ्टर ऑल एक राज ही लाना चाहते हैं। ये पॉलिसी ऑफ मुस्लिम अपीसमेंट है। और तो और मैं आपको बताता हूं, तो यहाँ पे प्रश्न हो रहा था ना कि कांग्रेस मुस्लिम्स को खुश करना चाहती है।
अगर कांग्रेस हाँ कुछ तो करना चाहती है, पर क्या वो मुसलमानों का दल है? राहुल गांधी तो कहते हैं वी आर मुस्लिम पार्टी, लेकिन बात यह है अगर आप मुस्लिम पार्टी हैं तो समाजवादी पार्टी का, AIMIM का, यहाँ तक कि आपका उदय न हुआ होता। आप नहीं है तभी उनके लिए जगह बनी है। आपने दरअसल सेकुलरिज्म का अर्थ हिंदू विरोध समझ लिया, आपकी डिक्शनरी गलत थी। फिर मैं दोबारा आता हूँ आपका संकेत जी। डॉक्टर अविरल मलिक जी, एक चीज जो और मोदी जी ने पिन आउट किया है कि जो राहुल गांधी जब वायनाड में गए थे कैंपेन करते हुए, एक बड़ी रैली लेकर गए थे अपने नॉमिनेशन के लिए, उसमें एक भी झंडा कांग्रेस का नहीं था, क्योंकि वो SDPI को खुश करना चाहते थे, या SDPI नाराज ना हो जाए, मुस्लिम एसोसिएशन से नाराज ना हो जाए, इसलिए एक भी कांग्रेस का झंडा नहीं था, एक भी कांग्रेस का झंडा नहीं था। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, देश के हित की बात नहीं सोचते, राष्ट्र की बात ये नहीं सोचते, ये राष्ट्र सर्वोपरि नहीं मानते, ये केवल एक वर्ग को महत्व देते हैं। एक वर्ग के ही लोगों को ये महत्व देने वाले लोग हैं, जो कि बहुत दुखद है। इन्हें नहीं करना चाहिए इस प्रकार का कार्य। हिंदू मुस्लिम तो ये कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, हम योजनाएं चला रहे हैं, और वो सबको उन योजनाओं का लाभ हो रहा है ये भी इन्हें नजर आ रहा है। ठीक है, लाभार्थी हर वर्ग के हैं, हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं, लेकिन एक वर्ग के लिए ही मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है, प्रकार का कार्य इन्हें नहीं, और अगर ये करते हैं तो इसका नतीजा इन्हें मिल जाएगा। 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं सर आपके पास। सत्यप्रकाश जी, जो मेरा सवाल था डॉक्टर अविरल मलिक जी से, ये तो बड़ा गजब का माहौल है जहां पे राहुल गांधी जाते हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, सोनिया गांधी तो अब लगभग रिटायर ही हो चुकी हैं, राज्यसभा पकड़ लिया उन्होंने, इलेक्शन तो अब लड़ नहीं रही हैं, तो एक तरीके से वो रिटायरमेंट एंजॉय कर रही हैं। और कांग्रेस का राजकुमार, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता अपना नॉमिनेशन के लिए जाता है और उसका एक झंडा नहीं होता। लीगल छोड़ के पॉलिटिकली आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए रोहित जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, इसका उदाहरण इस चीज से आप देख सकते हैं कि वो पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करके क्षेत्रीय दलों को ज्यादा सीटें दे रही है, तो अब और वो खुश रहे इसलिए अपना झंडा तक नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, अब बात रही कि कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल क्यों नहीं यूज करती है, इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी केवल केरल में ही नहीं, आप बिहार में देखिए, आप झारखंड में देखिए, आप पंजाब में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, देश की राजधानी में देखिए, कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। जो इनके गठबंधन हुए हैं वो आम आदमी पार्टी को ये मान रही है कांग्रेस पार्टी की आम आदमी पार्टी ही इनकी नैया पार लगा देगी। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो हो गई है कि अब 50 से कम तो है ही, और अगर ये क्षेत्रीय दलों को तरजीह ना दें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या होगी? आप वो वाली हाल हो गई है कि जब दिल्ली की एक नई पार्टी जो बनी है वो पार्टी इनको अपने कब्जे में ले ली, तो केरल में खुराना साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, साथ में इसका भी जवाब दीजिएगा, झंडा का नदारत होना। वो पार्टी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसका झंडा है, उसका सिंबल है। ये जो शिवसेना टूटा तो फिर इनकी लड़ाई किस बात पे हुई? नेता के लिए, सत्ता के लिए नहीं, सिंबल के लिए, और वो सिंबल ही नदारत है। आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। बीजेपी का झंडा है कमल का फूल, आरएसएस का झंडा है भगवा। जहां भगवा है समझ लोग समझ जाते हैं कमल का फूल है, जहां कमल का फूल है वो समझ जाते हैं। तो कांग्रेस ने वहां इसलिए नहीं दिया क्योंकि बड़ा भाई जो मुस्लिम लीग है, SDFI है, उसके झंडे लगे हुए हैं। तो बड़े एक के झंडे, जहां आरएसएस का झंडा लगे वहां बीजेपी को लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो वहां पे मुस्लिम लीग के होते हुए कांग्रेस अपना झंडा कैसे लगा सकती है? ठीक है, संकेत जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, इन्होंने जो बात बोली ना, प्रधानमंत्री ने एक बात और बोली थी, उन्होंने ये कहा था कि वामपंथी जो हैं वो हावी हैं आजकल कांग्रेस के ऊपर। और बात मौलाना आजाद की भी हुई थी, तो जो छात्रवृत्ति की हुई थी ना, कि उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को दिया जाता है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ। मौलाना आजाद के जो फादर थे वो थे अफगानिस्तान के, मदर थी सऊदी अरेबिया की, खुद कभी स्कूल नहीं गए थे, कभी नहीं गए थे,
और एजुकेशन मिनिस्टर थे भारत के। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल एक अलग ही इनका ट्रेंड चल रहा है। मैंने जैसा पहले कहा, मैं अब भी यही कह रहा हूं, कोशिश सिर्फ ये है कि इस देश को कैसे टुकड़े कर दिए जाएं, और उसके लिए उनको सबसे बड़ा खतरा अगर कोई दिखता है तो वो आरएसएस और बीजेपी ही दिखता है। लोग कुछ भी बोले, हाँ मैं साइड लेता हूं, बीजेपी की ही तरफदारी करता हूं। कारण ये है क्योंकि मेरे को मेरा देश बहुत प्रिय है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। और ये तोड़ने के अलावा दूसरा कोई काम भी नहीं कर रहे। ठीक है, 30 सेकेंड में खुराना साहब, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लेता हूं सबसे। ठीक। मैनिफेस्टो को गौर से देखे, 2 पॉइंट अलग अलग दे रखे हैं, उनके बीच में कुछ और पॉइंट है। एक सांप्रदायिक निरोधा बिल, कम्युनल विरोधा बिल, उसमें अब किसको ठहरा जाएगा? बहुसंख्यक को। साथ ही आप अगर वहां नीचे 2-3 छोड़ के नीचे पढ़े तो मुस्लिम जज, तो अगर कोई केस किसी का इस कानून के अंतर्गत इस पर्टिकुलर जज के आगे आ गया तो फिनिश। बिल्कुल 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 सही। ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड गेम हो जाएगा। डॉट जोड़ो। एक चीज पे साथ में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि अब ये लगभग आपका आखिरी कमेंट है, क्योंकि अब हम प्रोग्राम के अंत में चले गए हैं। वो एक चीज जो हम लोग मिस कर रहे हैं कि जो आरक्षण 50% से भी ज्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो फिर तो ये तो जनरल के लिए और ज्यादा पनिशमेंट वाली बात हो जाएगी। इसको भी कवर कर लीजिएगा। रोहित, अच्छा मैं बोलूं? हाँ बोलिए। इस मैनिफेस्टो में एक आपने बहुत अच्छी बात जो है निकाली पकड़ के कि 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपए देने की बात की है। तो वो 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? देखिए, आप कोई भी चीज अगर किसी को दे रहे हैं तो पहले ये भी तो बताइए कि वो 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे आप। दूसरी चीज, अगर 50% से अधिक आप आरक्षण कर देंगे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही इनवैलिड हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन ही नहीं है, तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होगी, और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए फिर एक अलग व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ी बात है रोहित जी, जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो ये हो गई है कि आज के समय में जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में अगर एसएफआई जीतती है तो कांग्रेस पार्टी जश्न मनाती है। मतलब आप ये सोचिए कि कांग्रेस पार्टी का ना कोई उम्मीदवार जीता और ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई कंसर्न है, फिर भी कांग्रेस पार्टी जेएनयू के छात्र संघ के चुनाव जीतने पे दूसरी जो एसएफआई है कांग्रेस पार्टी जश्न मना रही। तो कांग्रेस को अब खुद अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है, और कांग्रेस पार्टी क्या राष्ट्रीय पार्टी की जो एक छवि होती है उस छवि के अनुसार काम कर रही है, या क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है खुराना साहब, आपका क्लोजिंग कमेंट। कांग्रेस का परेशानी ये है कि जो छोड़ के जा रहा है उनके कमेंट्स को गौर से देखें। वो जो बोल के जा रहे हैं ना, वो कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं जबरदस्त तरीके से, जिनमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे आईना तो ए.के. एंटोनी ने भी दिखाया था 2014 में, लेकिन कांग्रेस सुधरी नहीं। तब वो सजेशन दिया था। तब ए.के. एंटोनी की जो रिपोर्ट आई थी कमेटी की, वो उसने एक सजेशन दिया था जो कि नहीं माना गया। ठीक है। संकेत चतुर्वेदी जी, आपका एंडिंग कमेंट। सर बिल्कुल फाइनल कमेंट एक है सर। इसमें ये भी इन्होंने कहा है पर्सनल लॉन्स विल बी रिस्पेक्टेड। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिस पे बात हुई थी कि हलाला होगा, उसको भी वो रिस्पेक्ट करेंगे, और ये क्या नाम है इसका, ट्रिपल तलाक भी होगा। मगर आयत 9 सूरा 5, काफिर को मार देना ठीक है, जायज है, काफिर को मुसल्लत ईमा बनाना ठीक है, ये भी तो उसका पर्सनल नॉर्म ही है, इसको भी माना जाएगा क्या? ठीक है। डॉक्टर अविरल मलिक जी, आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? जिस तरीके से इन्होंने सारे मुस्लिम लीग के एजेंडा को उठा के अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया है, क्या लगता है इससे मुस्लिम वोट की कदर कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए एक वर्ग के लिए ही ये कार्य कर रहे हैं, और इसी उद्देश्य के साथ इन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को सस्पेंड करने का काम किया। इनमें इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक सत्य बोलने वाले संत को ये अपनी पार्टी में रख सके। एक संत की ये वाणी सुनना पसंद नहीं करते। बहुत दुखद बात है ये। ठीक है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी का जिस प्रकार से अपमान करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा गांधी परिवार के मार्गदर्शन में किया गया, ये सबको मालूम है।
आचार्य प्रमोद जी का सम्मान करना चाहिए था, इन्होंने अपमान करने का काम किया। और उसके साथ साथ ये हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। राम विरोधी लोग यही कांग्रेस के लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग यही कांग्रेस के लोग हैं, राम मंदिर का विरोध यही कांग्रेस के लोग कर रहे थे, 370-35 को हटाने का विरोध करने वाले लोग भी यही कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, सबको मालूम है। ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। और जैसा कि सारे स्कॉलर्स और प्रवक्ता लोगों ने बताया है, एक तो पहली बात है कि पहले ऐसे ही डाउट है कि कांग्रेस जीत पाएगी, और अगर जीतती भी है तो जिस तरह के प्रोमिसेस कांग्रेस ने किया है उस तरह का ना फंड अरेंज हो पाएगा इंडिया में, ना इस तरह के कानून इम्प्लीमेंट करा पाएगी दोबारा इंडिया में कांग्रेस। तो इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अवियल मलिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजय चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सत्यप्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।